नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड सरकार ने राज्य में नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि पुरानी नियुक्ति नियमावली लागू ही रहेगी और सरकार ने 2015 की नियुक्ति नियमावलियों में जिन अतिरिक्त शर्तों को 2021 में जोड़ा था उसे वापस लिया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी छापों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिन भर किया। बता दें कि रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं और 4 सरकारी महकमों में छापे के बाद कांग्रेसियों और केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई है। ईडी ने प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को बयान के लिए बुलवाया तो उनके पीछे बड़ी संख्या में कांग्रेसी ईडी के दफ्तर पहुंच गए और इसी कड़ी में आज शुक्रवार को ईडी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेगी। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड विधानसभा में सत्र की कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ चल रहा है सत्र में वो आपको दिखाते हैं। से आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, जहां पर कार्यवाही जारी है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। झारखंड विधानसभा से, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश कर रहे हैं। 2023-24 का बजट पेश किया जाना है और ऐसे में बजट की ये सीधी विधानसभा सत्र की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि आपको बता दें कि ये बजट पेश करने की तस्वीरें हैं, जहां पर आज बजट पेश किया जा रहा है। झारखंड सरकार अपना बजट पेश कर रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बजट की है, जहां पर आज बजट पेश किया जा रहा है। और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड का बजट पेश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस बजट में प्रदेश के बेरोजगार युवकों, किसानों और मध्य वर्ग के लिए बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और इन विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सोरेन सरकार इस बजट में कुछ बड़े और लोक लुभावनी घोषणाएं भी कर सकती है। बजट में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में किसानों के लिए राहत का ऐलान होने की उम्मीद है। सोरेन सरकार 3 साल के कार्यकाल में केवल 857 नियुक्तियां हुई हैं और इसलिए इस बजट में नियुक्तियों को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश हो रहा है। चाहूंगा कि वर्ष 1919-20 कोरोना काल की आर्थिक विकास दर 21.1% सुधार। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद मानने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2% रहा। वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है। महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा को 1% से भी कम रखने में सफलता पाई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने राजस्व आय, कर और गैर कर राजस्व में उत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ 43 लाख रुपये थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गई तथा वर्ष 22-23 में 23.28% वृद्धि के साथ 38,612 करोड़ 84 लाख रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 3 वर्षों में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में 47.53 था, जो वर्ष 22-23 में 43.57 रहना अनुमानित है तथा वर्ष 23-24 में 39.61 प्रस्तावित है। ये इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरजीह दे रही है। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का हमने बल दिया है। वर्ष 21-22 में यह 10,789 करोड़ रुपये तथा वर्ष 22-23 में 18,017 करोड़ अनुमानित है। आगामी वर्ष 23-24 में 25,300 करोड़ पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है।
महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ से की विरासत से बचने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 से राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1004 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए किया जा रहा है। इसे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इस विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 1,16,418 करोड़ का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। तो आप सुन रहे थे रामेश्वर उरांव को, जो कि झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं और वो बजट पेश कर रहे हैं। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर इस समय आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। एफआईआर में असद का नाम जोड़ा गया है। अतीक अहमद का बेटा है असद। सदाकत खान और साबिर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। तो एफआईआर में अब असद का नाम भी जोड़ दिया गया है। सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है, प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और इसी कड़ी में एक और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा असद है जो, उसका भी नाम अब एफआईआर में जोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के असद का भी नाम अब एफआईआर में जोड़ा गया है। सदाकत खान और साबिर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अतीक अहमद का बेटा असद है और जिसका नाम अब एफआईआर में जोड़ा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शोएब, अब अतीक के बेटे असद का भी नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया है, क्या माना जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जांच आगे बढ़ रही है और अब फिलहाल असद का भी नाम जोड़ा गया है। हालांकि असद के अलावा सदाकत है, जिनकी पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई थी मुश्किल हादसा से, बताया जा रहा है कि वहीं से साजिश रची गई थी, उनका नाम भी इसमें जोड़ा गया, क्योंकि एफआईआर जो की गई थी उनमें अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें वो नाम जोड़े जा रहे हैं। इस कड़ी में ये नाम जोड़ा गया है, जिसमें अतीक के बेटे का नाम भी जोड़ा गया है। तो कह सकते हैं कि ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और जो लोग इस जांच में दायरे में आ रहे हैं उनके खिलाफ नजदीक कार्रवाई की जा रही है। जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत भी उनको एक तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये लगातार प्रशासन की जो कार्रवाई जारी है और आज इसी कड़ी में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मकानों को आज भी चिन्हित किया गया है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज तीसरा दिन है। हालांकि पहले दिन जहां शाइस्ता परवीन जिस मकान में रह रही थी उस मकान को गिराया गया, जफर का नाम बताया जा रहा था। कल सफदर है उनका मकान गिराया गया था और आज जो एफआईआर में गुड्डू मुस्लिम का नाम, जिसका नाम बहुत चर्चा में है, फिलहाल पुलिस के लिए भी वो चुनौती है, उसके मकान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि चिन्हित किया गया और पीडीओ उस पर कार्रवाई कर सकती है। यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो चिन्हित हुए हैं और जिनके संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है। तो पीडीए की ये कार्रवाई अभी आने वाले दिनों में कई दिनों तक दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी मकानों पर कार्रवाई की जाएगी और आज भी बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के मकान पर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम के मकान पर आज कार्रवाई की जा सकती है, ये भी आपने जो अहम जानकारी दी है। इसके साथ ही ये माना जाए शोएब कि अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आया है, उसके बाद से अब जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, वो खौफ खाते नजर आ रहे हैं। अब उनके अंदर और भी खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सब संदेश देने की पूरी कोशिश है। जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है, जहां इस पूरे मामले में एक अरबाज नाम के युवक को ढेर किया गया है, उस पर आरोप है कि जो शूटर्स थे उनको मौके पर क्रेटा गाड़ी से लेकर वही पहुंचा था, उसको मुठभेड़ में मारा गया है। उसके अलावा कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अभी अतीक के 2 बेटों के बारे में भी काफी चर्चा है कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन जिस तरह से शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी दे करके पूछा था, उस पर जो आख्या पुलिस की तरफ से दी गई उसमें इस बात से इनकार किया गया है। तो कह सकते हैं कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं
सख्त संदेश देने की कोशिश करने की। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के लिए एक मुश्किल जरूर है कि जो शूटर्स सीसीटीवी में दिखे थे, जो घटना को अंजाम दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। ये बड़ी चुनौती है। ये जरूर है, संदेह पर कई लोगों को उठाया गया है। भाजपा पार्टी से जुड़ा एक पदाधिकारी, उसके भाई जिसका नाम गुलाम है, जो इस शूटर्स में था ऐसा बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। साथ ही साथ भाजपा पार्टी ने भी एक्शन लेते हुए इसको पार्टी से की जो पद है उससे हटाया। अल्पसंख्यक मोर्चे में जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संदेश बहुत साफ है। जहां प्रशासनिक अमला लगातार कोशिशें कर रहा है उन लुटेरों तक, उन घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचने के लिए, वही पीडीए ने भी अब कार्रवाई शुरू की है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का मंशा है कि ऐसे अपराधी जो समाज में इस तरह की घटना को अंजाम सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और आखिरी सवाल शेब, अतीक की पत्नी लेकर के खबर सामने आई थी कि जिस तरीके से वो घर से फरार हो गई हैं, और उसके बाद क्या अब तक पता चल पाया है क्या कि अतीक की पत्नी कहां पर है, और या फिर पुलिस उनकी तलाश में भी लगी हुई है क्या? बिल्कुल, चूंकि शाइस्ता परवीन का इस एफआईआर में जो उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर लिखाई है, इसमें अतीक, उनके भाई अशरफ, शाइस्ता परवीन को बाकायदा नामजद किया गया है। तो पुलिस उनकी जरूर तलाश कर रही है। लेकिन हालांकि इस बीच में जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है वो यही बताया जा रहा है शाइस्ता परवीन की तरफ से। हालांकि ये सारी प्रोसीडिंग उनके वकीलों द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस को उनको जरूर तलाश है। जैसा कि हमारे पास सूचना है कि जो अशरफ, जो बरेली जेल में बंद है, अतीक के भाई हैं, उनकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन बहुत सी चीजें पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही है, बता नहीं रही, इसलिए इस बारे में पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि किन किन लोगों को पुलिस ने अभी अपनी कस्टडी में लिया है। जैसा कि अतीक के 2 बेटे के बारे में कहा जाता है कि पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई कंफर्मेशन नहीं किया। साथ ही साथ अशरफ की पत्नी के बारे में भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। हालांकि शाइस्ता परवीन के बारे में भी बहुत पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है, तो पुलिस को उनकी तलाश जरूर है और हो सकता है कि जल्द उनको भी गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अशरफ। और संभल में एक ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार एक भाई की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल हो गया है। वहीं घटना के बाद जमा हुई भीड़ ने जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि संभल में हादसे का सबब फिर से अवैध ट्रैक्टर बना है, जिन्हें पुलिस और परिवहन महकमे की मनमानी की छूट है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने होली के अवसर पर अपनी भजन एल्बम लॉन्च की है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर पहुंचकर हेमा मालिनी ने भगवान के समक्ष भजन की सीडी लॉन्च की और भगवान से कामयाबी की प्रार्थना भी की है। इस दौरान फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचवाते दिखे। वहीं इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने होली का भजन श्याम रंग में तो रंग गई और रंग छूटा भजन गाया है। गाना लॉन्चिंग के अवसर पर हेमा मालिनी ने कहा कि इस भजन को नारायण अग्रवाल ने लिखा और विवेक प्रकाश ने म्यूजिक दिया है। इसको गाया उनके द्वारा गया है। हेमा मालिनी ने बताया कि वह अब तक करीब 15 भजन गा चुकी हैं। अलीगढ़ से हिंदू परिवार के लोगों पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक मौलवी और उसके दहशतगर्द साथियों ने हिंदू परिवार के लोगों को बच्चों समेत मुस्लिम धर्म ग्रहण न करने पर मारपीट की और धर्म नहीं बदलने पर काटने की धमकी भी दी है। धमकी के बाद डरा सहमा हिंदू परिवार थाने पहुंचा और मुस्लिम समुदाय के दहशतगर्दों के चंगुल से अपने परिवार को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। होली और शबे बारात को लेकर कमिश्नरेट पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गया है। त्योहारों के आने में अभी कुछ समय है, लेकिन आला अधिकारी अभी से तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। सभी का उद्देश्य एकमात्र यह है कि आयोजन शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के बीच में किए जाए, जिसके चलते सभी जनपदों में पुलिस दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल करके अपने अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की जांच परख कर रही है कि वो दंगे फसाद के समय किस तत्परता से घटना स्थल पर पहुंचकर दंगे को नियंत्रित करते हैं।
और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। उस समय इस बात को ले आते, उस समय इस बात को कह देते, मैंने रोका तो था नहीं। अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था, आप उस समय पूरी बात कहते, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी भी आपने पूरी बात कही। जिस समय माननीय नेता सदन ने कोई बात कही, उसके बाद भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय माननीय पांडे जी भी उपस्थित थे, खड़े होकर अपनी बात कह देते, मैंने उनको रोका तो था नहीं। महोदय, वो स्पीच किसकी थी जो हिंदी में नेता सदन अब ने ये तो पढ़ी है? ये तो ये नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी क्लियर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्कृतिकार, आज नेता सदन नहीं है मान्यवर। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाहा है मान्यवर, जो संविधान 26 जनवरी 1949 को आत्मार्पित किया गया था, उसमें यह शब्द नहीं था। ये 3 जनवरी 1977 को, नहीं पूरी बात आ जाने दीजिए, 3 जनवरी 1977 को एक संविधान संशोधन जोड़ा गया संविधान में, उसमें यह शब्द बाद में आया। ये सही है कि संविधान में यह शब्द दिया हुआ है मान्यवर, और जो कुछ भी माननीय नेता सदन ने कहा है मान्यवर, बहुत सी जगह पर हम अपने अपने विचारों को अलग अलग प्रस्तुत करते हैं मान्यवर। साम्यवाद पर, समाजवाद पर, पूंजीवाद पर हमने समय समय के ऊपर अपने अपने लोगों ने समय समय पर हर तरीके की स्पीचेस दी, अपने विचार व्यक्त किए मान्यवर। संविधान के संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, संविधान का नाम भी नहीं लिया। कोई भी व्यक्ति किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कहता है, उनका विचार किस विषय पर क्या क्या विचार आया है, ये अलग बात है। संविधान के प्रति पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, हमने संविधान की शपथ ली है, हम उसको निभाएंगे भी, लेकिन उसको उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमारा किस विषय के ऊपर क्या विचार है, उसको दोनों चीजों को कलम मत करिए। संविधान अपने आप संविधान को कोट नहीं किया, संविधान को किसी प्रकार से उन्होंने उद्धृत नहीं किया, इसलिए उसको ये लाना नहीं चाहिए, और ये नियम 300 में नहीं आता मान्य, इसको आग्रह किया जाए मान्य। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। सदन कल दिनांक 2 मार्च को, आपके नियमावली में भी है, 2 मार्च को ये बात आई थी पार्टी के संविधान कि उत्तर प्रदेश द्वारा विसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना की विशेषाधिकार समिति 2022-23 द्वारा किए गए संस्तुति के ऊपर विचार। सदन द्वारा ये आदेशित किया जाता है कि विशेषाधिकार हनन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदन के समक्ष पेश किया जाए। मार्शल इस बार में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले लें। स्पीकर पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, किसी ने सुना ही नहीं। देखिए, इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो तो फिर जो दी गई थी किसी सदन की, वो किसकी आपने हिंदी कर दिया? क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और उसे हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान, उसके खिलाफ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया, उसके खिलाफ सरकार है। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। सदन को सूचना 14वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2005-6 के प्रथम प्रतिवेदन की गई संस्तुतियां एवं 18वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2022-23 की दिनांक 7 फरवरी 2023 व 27 फरवरी 2023 की बैठकों में की गई संस्तुतियां। आपस में बात नहीं प्लीज, इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आप आपस में बात करें। क्या 2023 की बैठकों में की गई संस्तुतियों के अनुपालन में 1 श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, 2 श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, 3 श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, 4 श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, 5 श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, 6 श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थानाध्यक्ष कानपुर नगर को आदरणीय सदन के
दंड हेतु उपस्थित किया जाएगा। विशेषाधिकार की अवहेलना एवं आदरणीय सदन की अवमानना के लिए दोषी श्री अब्दुल समीद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर को आदरणीय सदन में उपस्थित होने के आदेश। तो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको यूपी विधानसभा की कार्यवाही की, और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।